हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है उसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट तो मतलब बचपन से सुनते आ रहे हो, मैग्नेट मतलब क्या? चुंबक होता है जो लोहे को, मेटल को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट आयरन, नॉट मेटल, इट्स आयरन, ठीक है, लोहा। तो आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसे कहते हैं हम लोग क्या? जी बिल्कुल, मैग्नेट कहते हैं। तो ये हम लोग ने पढ़ा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीसेज इज रिफर्ड एज मैग्नेटिज्म। मतलब आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होगी उसे कहेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेट तो जानती हो पहले से ही, ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखते हैं, अब अगला आगे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब हम लोगों ने कई टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़े हैं, ठीक है, देखे हुए हैं, कई हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जानते हो, जो बार में मिलता है। बार मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है? जो बार शेप में होता है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर बार शेप का होता है, ठीक है, वो होता है बार मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, जो हॉर्स का शू होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स शू को हिंदी में, यार मैं भूल गया। हॉर्स शू मैग्नेट होता है क्योंकि ये इसका जो क्या कहते हैं शेप होता है वो हॉर्स के शू जैसा होता है, जो पैर के नीचे से लगाया जाता है, ठीक है। फिर नीडल शेप, अब ये देखो नीडल जैसी लग रही है तो इसका नीडल शेप बोल दिया गया है, सब में सेम ही प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर सिलिंड्रिकल शेप का है इसलिए सिलिंड्रिकल मैग्नेट। फिर ये ओवल शेप का, इसके साथ तो बचपन में 100% सब लोग खेले होगे, नहीं खेले हो तो फिर यार बेकार है, फिर यार ऐसे नहीं चलेगा। तो इसके साथ खेले ही होगे कभी ना कभी। फिर ये रिंग मैग्नेट है, ये भी कहीं ना कहीं देखे ही होगे तुम लोग, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट है, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मतलब मैग्नेट के आसपास वो इलाका, वो एरिया, वो रीजन जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक पीसेस जो है अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बार मैग्नेट है, तो इसके आसपास क्या होगा, ठीक है, इसके आसपास ऐसे मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ दूर तक, ऐसे 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 कुछ आगे आसपास काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई आइटम रखा होगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। सपोज कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज, लेट अस सपोज इसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज कुछ इतनी है, ठीक है। तो अगर कोई आइटम, हम लोग कोई आइटम यहाँ रखेंगे तो वो नहीं अट्रैक्ट होगा, लेकिन वही आइटम अगर इधर रखेंगे तो धीरे धीरे करके इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा। तो जितना ही इसके पास होगा उतने ही अच्छे से वो अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है। तो बात समझे, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू मैग्नेट कैन डिटेक्टेड। तो मैग्नेट का जो एरिया होता है जहाँ तक मैग्नेटिज्म होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस क्या होता है? अब मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। देखो, द इमेजिनरी कर्व्ड पाथ अराउंड द मैग्नेट टू डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको बताने के लिए वो कैसा होता है उसको बताने के लिए हम लोग क्या एक इमेजिनरी कर्व्ड पाथ बताते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि कुछ इस तरह होती हैं। अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसे होती है, यहाँ से निकलती हैं ऐसे, ठीक है। इधर से मान लो ये नॉर्थ पोल है, लेट अस सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ऐसे निकलेगा, इधर से नॉर्थ से निकला, साउथ में घुसा, उसी तरह यहाँ से खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो हम बोलते हैं हम लोग क्या, इन्हीं जो इमेजिनरी कर्व्ड पाथ होते हैं इसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो होप आप लोग को ये बात क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ठीक है। अब क्या है द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो क्या होती हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट इट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। तो ये मैंने देखा, क्या देखा कि देखो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंड करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर। लेकिन भाई अगर हम मैग्नेट के अंदर बात करें तो साउथ से नॉर्थ होती है, देखो ऐसे करके। अब अगर तुम इसको पूरे को पाथ को पूरा कवर करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये अंदर कैसे होगा, इधर की तरफ, ये हमारा होगा डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब बाहर की तरफ होगा नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, ठीक है। दीज लाइन्स आर क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ठीक है। तो ये क्लोज होती हैं और कॉन्टिन्यूअस, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर ऐसे 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 फिर यहाँ अंदर तक जाके पूरा कॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं क्लोज होती पहले होती, देखो यहाँ शुरू हुई इधर खत्म हुई तो क्लोज है, ऊपर के बाद उसके बाद देखो कॉन्टिन्यूअस है,
कहीं पे ब्रेक है, देखो ऐसा तो है नहीं कि ये जो है ये कोई ब्रेक नहीं है, इसको ब्रेक मत समझना कि यहाँ टूट गया है। ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही हल्की है, मैंने बनाई नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे करोगे तो बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमेशा क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस होती है, ठीक है। दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो पोल्स हैं, यानी जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो इसके पास में काफ़ी क्राउडेड, काफ़ी भीड़ रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, लेकिन वहीं अगर दूर जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। ये सिंपल सी बात है, पता चल ही रहा है कि यहाँ से निकल रही तो यहाँ पे कंजेस्टेड है, यहाँ से सारी फील्ड लाइंस तो निकल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंजेस्टेड है, लेकिन वहीं दूर जाओगे तो थोड़ा वीक, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ फील्ड लाइंस कम होंगी वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए कोई आइटम है तो उसके पास रखोगे तो जल्दी चिपक जाएगा, वहीं अगर दूर रखोगे तो थोड़ा हो सकता है और चिपके, हो सकता है नहीं भी चिपके, अगर उसके लाइन उसके फील्ड के अंदर हुआ तभी हो जाएगा अंदर। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। फील्ड लाइन कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ दे डू व्हाट वुड मीन्स दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल, समझे। मतलब कि जो फील्ड लाइन है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट मतलब कि अगर ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे आ रही है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तुम इस पॉइंट पे देखो, अगर तुम इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर तुम देखो तो इसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे। देखो अगर इस पॉइंट पे देखो तो इसका एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो है लेकिन उसकी डायरेक्शन चार है, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो हो नहीं सकता। इस पॉइंट पे मतलब कि अब हमको कैसे पता चलेगा ये इधर को जा रही है कि यहाँ से इधर को जा रही है? तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग, क्योंकि हमें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, ये इमेजिनरी है। तो इसके लिए कई सारे हम लोग क्या लगाते हैं, पॉस्टुलेट्स भी देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बताते हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर देंगे तो हमें डायरेक्शन अलग अलग मिलने लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। अब शुरू करते हैं मेन कॉन्सेप्ट। व्हेन इलेक्ट्रिक कर्व करंट फ्लोज थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, अराउंड इट। The magnetic field lines around a current carrying straight conductor are concentrated circle. The magnetic field lines around a current carrying straight The magnetic field lines around a current carrying straight conductor are concentric circle whose center lie on the wire. समझे? नहीं समझे? जो एक अब जैसे यहाँ डायग्रामेट्रिकली दिखा हुआ है तो वो समझाने की हमको लग रहा है, अच्छा बस खुद सोचो समझ में आ रहा है। अगर हल्का से डायग्राम देखो तो आ रहा है तो बहुत अच्छा, यानी तुम बहुत समझदार हो। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तब भी बता देते हैं, तब भी समझदार हो, ऐसा नहीं। अगर ये समझ लो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह प्रोड्यूस होंगी सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। टॉप से देखोगे तो ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल दिखेगा। मान लो ये रॉड है तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे सर्कल सर्कल तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ये कर्व होते हैं और एक मतलब सर्कल्स होते हैं कई सारे, जिनका सेंटर कहाँ होता है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके सेंटर पे। यानी अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी जगह सेंटर होगा। अगर ऊपर से देखो तुम तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज, तो इसके अबाउट जो है सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे ऐसे। बात समझ गए, ठीक है। तो इसी तरह प्रोड्यूस होती है। तो ये जरूरी नहीं सिर्फ इस जगह नहीं होता, मतलब ये हर पोजीशन पे है, हर जगह पे है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक प्लेन पे शो किया है तुम लोग को, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगर देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, देखते हैं। इट स्टेट दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन द grip of your right hand in such a way that the stretched thumb point in the direction of current, when the direction of curl of a finger will give the direction of magnetic field. बात समझे? पढ़ दिया भाई, इतना बड़ा समझ जाओ यार, समझाना पड़ेगा। देखो क्या है, मुझे पता है जो मैंने पढ़ा उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया, वो मुझे पता है, मैं भी नहीं देता हूँ, क्योंकि पता है सब समझाएंगे भी। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे मैंने जो सेम चीज़ बनाया, ठीक, अब अगर मुझे बताना है कि जो कर्व्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन किधर की तरफ है, ये अगर हमें पता करना है तो कैसे बताएंगे। सपोज करो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, लेट अस सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इसमें हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। जिधर को वो है, जिधर को करंट सपोज ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अंगूठा करेंगे और फिर हम लोग अपने जो उंगलियों को है राइट हैंड वाला उसको फोल्ड करेंगे। तो जब राइट हैंड फोल्ड करेंगे तो जो हमारा ऊपर की तरफ थंब दिख रहा है ये करंट बता रहा है, और जो कर्ल है, जिस एंगल में जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां घूम रही हैं वो बताएंगे हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
जैसे ये करंट है, करंट ऊपर जा रहा है, इसकी उंगलियां ऐसे करके घूम रही हैं, तो करंट कैसे आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे आ रहा है। बात समझे? बहुत अच्छा। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, तो क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं, बी से। प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट पासिंग थ्रू द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी करंट जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, यानी जितना तुम दूर जाते जाओगे, जैसे जो मैं अगर इसकी बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, तो जितना तुम दूर जाते जाओगे इसके उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी। यानी अगर तुम इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको रेडियस देखो, ये वाली रेडियस है, तो ये चीज़ जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी ही, जितना दूर जाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहेगी। तो यही बात, ये पॉइंट हमें बता रहा है कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ये बात हमें ये पॉइंट बता रहा है, बढ़िया। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो टेस्ला है। तो क्या पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बी के डायरेक्टली, आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाय आर, ठीक है। चलो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट कॉइल है, तो स्ट्रेट अगर वायर है तब होगा, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अगर सर्कुलर कॉइल है तब क्या होगा, ठीक है। सर्कुलर कॉइल देखते हैं, ये मान लो सर्कुलर कॉइल है। अब ये सर्कुलर कॉइल है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या बनता है, ये कुछ ऐसे है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सेम कॉन्सेप्ट लगता है जैसे हमारे वायर पे लगता है। अब मान लो हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेन पे हम लोग चेक करने लगे, मान लो इस प्लेन में चेक करने लगे, तो इस प्लेन में क्या होता है, अगर मैं इस पॉइंट को, जो ये कर्व वाला पॉइंट है, ये सपोज करो कि ये अगर कर्व है, ठीक है, ये मान लो पूरा रिंग है, तो इस पॉइंट को अगर हम सपोज करें तो इस पॉइंट पे हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वाला, स्ट्रेट कंडक्टर वाला, कि अगर ऊपर की तरफ करंट है तो करंट कैसे होगा, ऐसे होगा। तो करंट ऐसे जा रहा है मान लो, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उंगलियां फेरेंगे तो ऐसे ऐसे करके हमारी करंट होंगी डायरेक्शन। बात समझ में आ रही? तो सेम चीज़ यहाँ भी है। अब इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है कैसे, ऐसे नीचे की ओर। तो अगर ये नीचे की ओर फ्लो कर रहा है तो हमारी देखो उंगलियां किधर अंदर को जा रही हैं, तो ये देखो ये डायरेक्शन अंदर को जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, अगर समझ में आ रही। सेम जगह इस पॉइंट में देखोगे तो करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, तो ये देखो ऊपर की ओर जा रहा है तो करंट ऐसे घूम रहा है अंदर की तरफ, तो ये देखो ऐसे 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 घूम रहा है सारा करंट। ये बात समझ में आ गई होगी। सेम कॉन्सेप्ट जैसे स्ट्रेट वायर का वैसे ही होता है बस इसमें, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर देखते हैं, अभी तक हम लोग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखे थे, अब कर्व के लिए देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज गिवन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। भाई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिंपल, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ऐड होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ टर्न मतलब ये जो है, ये सर्कल मान लो एक हुआ, फिर एक और टर्न हुआ, फिर एक और, तो जितने ये सर्कल होंगे यानी ये जितने वायर होंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही बात ये पॉइंट बता रहा है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का बन जाएगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई बाय आर, ठीक है। बहुत अच्छा। अब देखते हैं व्हाट इज सोलेनॉइड। हम लोग सोलेनॉइड की तरफ पढ़ चुके हैं। सोलेनॉइड जो कि एक नया कॉन्सेप्ट होगा तुम लोग के लिए, वैसे ये चैप्टर ही लगभग नया ही है। और सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर। तो लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर वायर्स होते हैं, उनकी वाइंडिंग होती है एक कोर पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये एक वायर है, इसके देखो कई सारे मल्टीपल क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो जैसे ये कॉयल है, इसके मल्टीपल देखो हमारे टर्न्स हैं, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें देखूं कि बनता कैसे, तो इसको बनने का क्या तरीका होता है। इसका बनने का कुछ नहीं तरीका, एक कोर लेते हैं हम लोग, एक सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग ऐसे वायर्स लपेट देंगे ऐसे ऐसे करके। तो जितने ज़्यादा वायर उतना अच्छा ये हमारा बन जाएगा। तो सोलेनॉइड का इज डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो कॉपर वायर की खूब सारी टर्न्स होती हैं। तो इसमें फिर क्या होता है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये एज अ मैग्नेट काम करने लगता है,
ठीक है, सोलेनॉइड समझ गए। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड कैन बी इंक्रीज। अब अगर सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो हम लोग कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर पाओ उतना अच्छा सोलेनॉइड बन जाएगा। बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट जितना बढ़ा दो वो बढ़िया है। बाय यूजिंग द सॉफ्ट आयरन रॉड। ठीक है, तो जो कोर होगा वो सॉफ्ट आयरन का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा क्या बने? जी बिल्कुल। बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करने से मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनती है, तो इसलिए वो अच्छा सोलेनॉइड बनता है। और ये लेंथ जितनी कम रख पाओ, ठीक है, जो ये लेंथ है वो जितनी कम रख पाओ, जितना इसको कॉम्पैक्ट कर पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इज जस्ट अ सोलेनॉइड विद इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट कोर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो जनरली क्या है? सोलेनॉइड ही है, सोलेनॉइड पे ही काम करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है कि जब उसमें करंट फ्लो कराओगे तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाएगा, नहीं तो फिर हटा दोगे तो नहीं होगा। वो सिंपली वही वाइंडिंग यानी सोलेनॉइड ही होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। फिर क्या होगा? करंट थ्रू अ सोलेनॉइड, करंट कितना ज़्यादा उसमें से बह रहा है। ठीक है, वही सोलेनॉइड वाला ही केस होता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के? इट इज़ यूज इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल। जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बेल इस तरीके देखे होगे स्कूल में लगे रहती है, नहीं तो मूवीज़ वूवीज़ में देखे होगे बस टीटर करके, तो ये हो जाएगी। एन इलेक्ट्रिक फ़ैन, इलेक्ट्रिक पंखा जो लगा रहता है उसमें होती है। टेलीग्राफ हो गया जो पहले होता था। फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है उसमें कैसे होता है? जो मान लो ये है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे मान लो ये है क्या? हमारी पटरियाँ हैं, तो ट्रेन क्या होती है? हवा में होती है, ठीक है, तो मैग्नेटिक होती है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में देने लगते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये भी उसी डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए ये आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, रिपल्सिव, ये रिपल्सिव फोर्स पे काम करती है। किस पे? रिपल्सिव फोर्स। मतलब अगर इसका हम लोग ने नॉर्थ बना दिया, मान लो ये पटरी, तो इसका जो ऊपर वाला हो वो भी नॉर्थ ही बना देंगे, और फिर दोनों को ऐसे कर देंगे तो आगे बढ़ने लगेगी। तो वो चीज़ अगर तुमको जानना ही कैसे होता है डिटेल में, तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो यार, जाओ कहीं पे हो यूट्यूब पे ही तो सर्च करो। ठीक है, तो मैंने बेसिक बता दिया फंडामेंटल काम किस पे करता है। इट इज़ यूज, ठीक है, ट्रेन पे, फिर इलेक्ट्रिक मोटर में, जनरेटर में, जो कि तुम लोग के सिलेबस में था इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, लेकिन अभी शायद हटा दिया गया है तो वो नहीं पढ़ना है। फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेज ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ गिल्डर्स। तो बहुत बड़े बड़े जो आयरन के, लोहे के पिलर्स ये सब हटाने रहते हैं, उठाने रहते हैं, उसमें काम आता है। मेडिकल प्रैक्टिसेस में काम आता है। जैसे सपोज करो तुम्हारे शरीर के अंदर क्या चला गया है? लोहा चला गया है, तो उसको हटाने के काम आता है। अगर मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो आयरन मैन तो सबने देखी होगी, ठीक है। तो आयरन मैन में क्या होता है? उसके छाती की तरफ क्या जाने लगते हैं? छोटे छोटे जो बॉम्ब के छर्रे होते हैं वो जाने लगते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो उधर नहीं जाते हैं, इधर ही की तरफ खींचते चले आते हैं, वो पूरी तरीके से हार्ट की तरफ नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़िया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, तो अब परमानेंट मैग्नेट देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इट इज़ मेड फ्रॉम स्टील। ठीक है, स्टील से बनता है, याद रखना किससे बनता है? स्टील से बनता है। एज स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी देन आयरन। ठीक है, इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिविटी। इट इज़ मेड फ्रॉम स्टील, स्टील से बनता है। एज स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी देन आयरन, इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म ईजिली। तो क्या होता है? ज़्यादा रिटेंटिव मीन्स कि होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा देर तक मैग्नेटिज्म अपने अंदर कंट्रोल होल्ड कर सकता है। ठीक है, ऑल्सो alloys लाइक एलनिको, निपरमैग आर यूज एज स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। तो ये भी यूज़ करते हैं, ये किस लिए? स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? स्टील से बनता है, नहीं तो ये इस टाइप के अलॉय से बनता है, जो कि ज़्यादा देर तक हमारे क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यूजेस क्या हैं। अब यूजेस हम लोग ने पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स, ठीक है, पढ़े होंगे, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट। माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, इन सब में भी हम लोग यूज़ करते हैं। टीवीज़ में यूज़ होता है। स्पीकर तुमने कभी अगर बचपन में कभी भी कुछ भी स्पीकर कोई छोटा सा खोला वाला तो उसमें एक मैग्नेट निकलता है, ठीक है, तो वो परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरी कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? व्हेन अ करंट कंडक्टर इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जो अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट प्लेस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड तभी क्या कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस करेगा जब ये क्या हो, करंट कैरिंग कंडक्टर सिवाय इसके, मतलब इसके पैरेलल ना हो, उसके अलावा वो चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे किसी एंगल पे हो, तो हमेशा एक फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन वहीं अगर पैरेलल रख दोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो इसके पैरेलल अगर फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर रख दोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसके परपेंडिकुलर ऐसे 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 किसी भी तरह रखोगे तो वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। द फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन विच कंडक्टर इज प्लेस। तो होता क्या है, फोर्स क्यों जनरेट होता है, एक तो फोर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बाहर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, साथ ही साथ जो हम लोग ने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है उससे मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, तो प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों के कारण वहाँ एक फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, किस लिए, कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो हम लोग फोर्स कैसे बताएं। तो ये इतनी सी कहानी लिखी हुई कि क्या होगा, लेकिन इन्होंने बताया क्या था कि अगर तुम ऐसे करो, ठीक है, ये मान लो हाथ में दिख रहा होगा, हाँ ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या है, अगर मैं दिखाऊं कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, रुको, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। बात समझिए, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, देखो ये चीज़ परपेंडिकुलर है, दिख रहा होगा, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो जो मोशन और थ्रस्ट या जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये सारी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बात याद रखना। यही इन्होंने फ्लेमिंग ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया था। अब क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ करंट। अब हम लोग करंट के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली दो तरीके के पढ़ेंगे, एक होगा अल्टरनेटिंग करंट और एक होगा डायरेक्ट करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, दो तरीके करंट होते हैं। पहले देखते हैं एसी, इसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है, रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली, कैसे भी ग्राफ में देखेंगे। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंस, एसी काफ़ी दूर तक हम लोग भेज सकते हैं, लेकिन डीसी को दूर तक नहीं भेज सकते। दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बैटरी, ये छोटी छोटी बैटरीज, ये जो बैटरी इसमें नहीं स्टोर हो सकती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज़ नेवर जीरो, यानी जो फ्रीक्वेंसी है एसी की वो जीरो नहीं होती कभी भी। एसी कीप्स चेंजिंग देयर डायरेक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड, यानी ये बैकवर्ड फॉरवर्ड होती रहती है। अब टीवी, फ्रिज, ये जितने भी अप्लायंसेस, फ़ैन वैन जो भी चलता है हम लोग का, वो सब एसी पे चलता है, ठीक है। डीसी पे बहुत कम ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब इसे ग्राफ देखते हैं, अगर इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह बनता है। इसका ग्राफ एक साइनोसाइडल ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ अगर देखोगे तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो साइन का ग्राफ बनता है जैसे, उसी तरह इसका ग्राफ बनता है, यानी पोलैरिटी चेंज होती है। अगर यहाँ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, क्या ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये बात याद रखना, ये प्लस ये माइनस होता है, पोलैरिटी चेंज। यही यहाँ बात हुई थी कि जो रिवर्स होती है उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है पीरियोडिकली। देखो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि देखो टाइम पीरियड जीरो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझ में आया, एसी क्या होता है, एसी क्या, अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, बैटरीज में स्टोर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इसकी जीरो नहीं होती है, ठीक है। ये बार बार डायरेक्शन चेंज करता है, ये हम लोग के टीवी, फ्रिजेस, इन सब में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट क्या होता है, द करंट विच डज नॉट रिवर्स, अगर अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेजी जा सकती है, ये स्टोर भी नहीं की जा सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा जीरो होती है, ठीक है। और ये हमेशा एक डायरेक्शन में, मतलब उसका जस्ट उल्टा। अभी सोर्सेज ऑफ डीसी का, सेल बैटरी, जो छोटी छोटी बैटरीज या जो बैटरी वैटरी होती है, सेल होते हैं, इनमें क्या होती है, डीसी वाली, डीसी करंट रहती है, डायरेक्ट करंट रहती है। अगर टीवी रिमोट्स, ठीक है, या फिर ये जो है टीवी रिमोट्स में क्या सेल तो पड़ता है, और सेल या फिर क्लॉक हो गई, ये सब क्या सेल, ये सब किस पे काम करती है, डीसी करंट्स में, ठीक है। तो अगर उसका ग्राफ देखें तो कुछ नहीं होता है, इसका ग्राफ तो कुछ भी नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ होगा सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये इसका ग्राफ होता है। देखो ना ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, ना ये पोलैरिटी चेंज कर रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। अब जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसे बनता है, क्या उसमें क्या क्या लगता है। सबसे पहले होता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वायर, 3 तरह के वायर होते हैं। लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ वायर होता है, जो कि कुछ इस तरह होता है। जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक होता है, अर्थ वायर ग्रीन होता है, लाइव वायर रेड होता है। कहीं कहीं और भी होते हैं, जैसे कहीं कहीं ब्राउन यूज़ किया जाता है, ब्लू यूज़ किया जाता है, रेड यूज़ किया जाता है, तो वो कहीं कहीं अलग भी यूज़ होता है। तो बेसिकली क्या होता है, लाइव वायर में करंट जाती है, ठीक है, न्यूट्रल वायर से करंट आती है। अर्थिंग हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर बाई चांस कहीं शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ हो तो हम लोग वो अर्थिंग के लिए यूज़ करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यूज़ होता है अर्थ वायर। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये करंट है कैसे काम करता है, मान लो ये हम ऐसे जनरली बना रहे हैं, ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई सोर्स है, ठीक है, मान लो ये सोर्स है, एसी सोर्स हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है,
कि जो ये पार्ट है यहाँ से जो करंट आ रहा है ये हम लोग लाइव वायर लगाते हैं, ये रेड वाला होता है, और फिर जो इधर से करंट आ रहा होता है ये ब्लैक वाला वायर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप देखते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। तो हमारे जो घरों में या हमारे जो इंडिया में जो वोल्टेज है वो कितना 220 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस रहता है किसी भी चीज़ में, यानी इसके और इसके बीच में। तो अगर हम लोग सर्किट बनाएं, वही सर्किट अगर मैं दोबारा बनाऊँ, मान लो यहाँ पे सोर्स लगा है बैटरी एसी का, ये एसी हम लोग कहें एसी आती है तो एसी लगाएंगे। ये मान लो कोई भी अप्लायंस लगा है, मैं यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो ये मान लो लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर थे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा 220 वोल्ट। यानी इस बैटरी का डिफरेंस कितना होगा, इस बैटरी का पोटेंशियल एसी वोल्टेज कितना होगा 220 वोल्ट का। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। जो हमारे घरों में कॉमन डोमेस्टिक सर्किट होता है वो आखिर दिखता किस तरह है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता नहीं हम लोग को, लेकिन ऐसा होता है। क्या होता है, मान लो पहले लाइव वायर आया, वो मेन फ्यूज़ में जाता है, फिर जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक मीटर नीचे लगा रहता है जिसमें ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर की लाइटें जला करती है, वो होगा। फिर उसके बाद मेन स्विच होगा जहाँ पे एमसीबी लगी होगी, देखा होगा। तो उसके बाद वो एमसीबी के बाद क्या होता है, हमारा आगे पूरा कनेक्शन होता है। तो सारी चीज़ें हमारी पैरेलल में होती है। देखो ये मान लो एक कोई डिवाइस लगा, ये दूसरा डिवाइस लगा, ये तीसरा डिवाइस है, तो तीनों कैसे कनेक्ट होंगे, ये इससे ये लाइव वायर गया और ये न्यूट्रल वायर गया, फिर वहीं से ये लाइव वायर गया, ये न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल और एक न्यूट्रल वायर। तो ये जनरली कैसे पैरेलल में, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तीनों पॉइंट एक ही है, ये तीनों पॉइंट एक ही है। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये कुछ ऐसे है, मान लो ये और फिर ये तीनों एक ही से जुड़ गए। तो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो हम लोग, मैंने जब पिछला चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था कि हम लोग इसीलिए पैरेलल यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कनेक्शन होता है। फिर हम लोग उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि अर्थ के अंदर डाल देते हैं, जिससे अगर कभी शॉर्ट सर्किट या ऐसा कुछ हो तो हमारा शॉक ऑफ ना लगे। तो ये होता है कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। अब आगे देखते हैं, अब अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वो क्या होता है। तो व्हेन लाइव वायर्स कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद न्यूट्रल वायर्स, ठीक है, न्यूट्रल वायर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या, जैसे मान लो ये न्यूट्रल वायर जा रहा था, ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, दोनों बीच में टकरा गए ऐसे आपस में करंट। अगर इसीलिए हम लोग इंसुलेटर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवर होती है, लेकिन मान लो वो कहीं से कट जाए और एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि फिर वो वहीं से फ्लो कर जाता है अंदर की तरफ। तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी होता है। कभी कभी देखा होगा अगर घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ होगा तो ऐसे ब्लास्ट होता है, हल्का सा छोटा सा स्पार्क होता है, तो वही होता है शॉर्ट। वह लाइव वायर कम्स कॉन्टैक्ट विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल, मतलब लाइव और डायरेक्ट जो है, लाइव और न्यूट्रल वायर्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तब शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, overloading, when current drawn is more than current carrying capacity of conductor into it is result in overloading। मतलब मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लो तुम्हारे यहाँ बल्ब लगा है, अब वो करंट ले सकता है 5 एम्पियर का, ठीक है, 5 एम्पियर का, लेकिन उसके अंदर 10 एम्पियर तुम डाल दिए, तो ठीक है, तब क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। उसके कारण वो जो अप्लायंस है यानी बल्ब है तो बेकार हो सकता है। ठीक है, इसलिए कभी कभी होता है, देखो जैसे एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, मतलब एकदम सडनली हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस कम ज़्यादा होने के कारण हमारा जो है करंट कम ज़्यादा होता है, उसके कारण जो हमारा जो अप्लायंस है वो फूक जाता है, बेकार हो जाता है ओवरलोडिंग के कारण। यूज़ ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, अब एक ही सॉकेट है, मान लो एक ही जो 3 पिन सॉकेट होता है, अब उसी में तुमने कनेक्टर लगा के नीचे से कनेक्ट कर दिया, बगल से कनेक्ट कर दिया, सामने ऊपर हर तरफ से कनेक्ट कर दिया। अब उसमें कैपेसिटी कम थी लेकिन तुमने भर दिया कस के, तो उसके कारण भी ओवरलोडिंग कारण वो बेकार हो जाता है। ठीक है, ये बात समझेंगे। अब कुछ सेफ्टी डिवाइस देख लेते हैं। सेफ्टी डिवाइस में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है, अर्थ वायर अभी हमने देखा क्यों यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्ट ज़मीन पे कर देते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट से हम लोग बच जाते हैं। फिर एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार होता है। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ बल्ब फ्यूज़ होता है, ऐसे लगा देते हैं हम लोग कि इससे क्या होता है कि जब ये हम लोग वायर लगाते हैं, फ्यूज़ होता क्या है, मान लो यहाँ से वायर कनेक्टेड है, बीच में ये लगा रहता है, तो मान लो कि इसके ऊपर जो अप्लायंस लगा है, सपोज करो ये कनेक्टेड है किसी अप्लायंस से, ठीक है, और उस अप्लायंस का जो मतलब बेकार होने का पॉइंट है, मान लो उसके पास अगर 10 एम्पेयर का करंट गया, ठीक है, मान लो 10 एम्पेयर का करंट, तो वो बेकार हो जाएगा, यानी 10 एम्पेयर 240 वोल्ट मान लो चला गया इसके पास, तो ये बेकार हो जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि इतना वोल्ट जब जाता है तो कोई वायर कितना गर्म होता है, तो हम लोग एक ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को ले लेते हैं, एक ऐसे मेटल को ले लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हो इसके बराबर, मतलब इतना वोल्ट इतना पावर दें अगर तो उतने पे ये गल जाए, ठीक है, तो ऐसा मेटल लेते हैं हम लोग और यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब इतनी सप्लाई जाती है तो ये अपने आप गल जाता है, तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो फिर करंट वहाँ से जाता ही नहीं। बात समझे, थोड़ा तो समझे होगा कि हम लोग ऐसा वायर लेते हैं जो कि मेल्ट हो जाए, ठीक है, मेल्ट हो जाए, कब, जब ज़्यादा पावर जाए उसमें हीट में, तो उसके कारण ये मेल्ट हो जाएगा, तो ये जो सर्किट होगा उसको ब्रेक कर देगा, तो हमारा जो अप्लायंस है वो ख़राब नहीं होता है। उसी तरह एमसीबी होती है। एमसीबी क्या होती है,
देखे होगे कि जो हम लोग का मेन स्विच होता है वहाँ से ऐसे ऊपर नीचे करते रहते, ऊपर नीचे करने का होता है। तो वो क्या होता है कि जब फ्यूज़ ज़्यादा मतलब ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये अपने आप गिर जाती है नीचे। उससे क्या होता है हमारी जो बाकी पूरी अप्लायंसेस हैं वो बच जाती है फूकने से, बेकार होने से। नहीं तो हम लोग खुद भी जाके मैनुअली भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है? तो अब बस हमारा चैप्टर एक खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे हम लोग ने क्या क्या सीखा कि पहले तो मैग्नेट्स क्या होते हैं, फिर जो कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, उसके कारण फोर्स कैसे लगता है। फिर हमने कुछ डिवाइसेस पढ़े जिसमें मैग्नेट यूज़ होता है। ठीक है, फिर खत्म हो गया चैप्टर। अब क्या करना है तुम्हें, एक बार ये मैं PDF डाल दूंगा नीचे, उसको देख लेना, फिर चाहना चाहना नहीं पढ़ लेना। ठीक है, कोई ना किसी बुक से एक बार थ्योरी पढ़ लेना, फिर क्वेश्चंस देख लेना और फिर मौज करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।